CH एक न्यू लाइफ न्यू स्टोरी इंट्रोडक्शन। एक लड़की जो बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गई थी, सालों बाद घर लौटी। लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ बेरुखी आई, क्योंकि उसके माता पिता ने अपना सारा प्यार गोद ली हुई बेटी पर न्यौछावर कर दिया। एक दर्दनाक हादसे में आग में जलकर उसकी मौत हो गई। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया नई जिंदगी जीने का। क्या इस बार वह अपनी पहचान बना पाएगी? क्या उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी? जानने के लिए पढ़िए रिबॉर्न लाइफ ऑफ ए गर्ल। स्टार्ट। एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। काफी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आग काफी बड़ी थी। फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच चुकी थी। काफी लोग वहां मौजूद थे। तभी एक आदमी और औरत, जिनकी उम्र लगभग 50 और 52 के करीब थी, दोनों चिल्लाने लगते हैं, अवी, अवी, कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, जिसके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा हुआ था। दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं उस लड़की की उम्र की ही एक और लड़की उस आदमी और औरत को पिलर के पीछे से देखती है। वह जल्दी से अपने चेहरे और हाथ पैर को थोड़ा जला लेती है और साइड में होकर चिल्लाने लगती है, डैड, मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह औरत जल्दी से दौड़ते हुए पहली लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की के पास आ जाती है। उसके चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वह औरत रोते हुए कहती है, काजल बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? उठो जल्दी। वह उसे उठाने की कोशिश करती है। वह लड़की रोने का नाटक करते हुए कहती है, मॉम, मेरा पैर जल गया है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। वहीं वह औरत परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है, राकेश, राकेश, प्लीज पहले काजल की हेल्प करो, उसका पैर जल गया है, उससे उठा नहीं जा रहा। वह आदमी पहली लड़की से कहता है, अवी, तुम हमारा यही इंतजार करना, मैं काजल को बाहर छोड़कर आता हूँ। वह उस लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की के पास चले जाते हैं। वह दूसरी लड़की को अपनी पीठ पर बिठाते हैं और उसे बाहर ले जाने लगते हैं। वह औरत भी उनके पीछे जा रही थी। वहीं दूसरी लड़की पहली लड़की को देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं पहली लड़की अपने मॉम को आवाज दे रही थी, मॉम, मुझे बचाइए। वह औरत पहली लड़की की तरफ देखती है। जैसे ही वह पहली लड़की के पास जाने को होती है, दूसरी लड़की उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह औरत उस लड़की से कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वहीं पहली लड़की उन्हें देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, मॉम, मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। तभी उस लड़की के ऊपर जलती हुई दीवार गिर जाती है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसके मॉम डैड को कुछ गिरने की आवाज आती है, दोनों पलटकर देखते हैं जहां अवी थी। दोनों को सदमा सा लग जाता है। तभी दूसरी लड़की उन दोनों का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मॉम डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं भी मर जाऊंगी। दोनों का ध्यान जल्दी से काजल की तरफ चला जाता है। दोनों उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहीं पहली लड़की अपने आप को अलग जगह पर पाती है। वह अपने हाथ और पैर चेक करने लगती है। वह अपने आप में बड़बड़ाने लगती है, मैं कहाँ हूँ? मैं तो आग में जलकर मर गई थी ना। यह जगह कौन सी है? मैं यहाँ कैसे आई? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर, मेरा नाम पीकू है, मुझको भगवान जी ने आपके पास भेजा है। अभी आप स्वर्ग में हैं। आपके मरने के बाद आपकी फैमिली की बहुत बुरी तरह से मौत हुई। आपकी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी आपकी एडॉप्टेड सिस्टर, जिसको आपकी फैमिली ने बेदिल बना दिया था, उसने अपने नाम कर ली। आपकी फैमिली कर्जे में डूब गई। आपके मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया। उसके बोलते ही सारे सीन सामने दिखाई देने लगते हैं। कैसे उसके मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया,
आपके सारे भाइयों ने भी अपनी जान गंवा दी। उसे उसके भाई के मरने के सीन भी दिखाई देते हैं। उन सबकी मौत को देखकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अवी को फिर से आवाज सुनाई देती है, आपको भगवान जी की तरफ से एक मौका दिया गया है। आपको एक मिशन दिया जा रहा है। आपको अपनी फैमिली के सामने फेक डॉटर का असली चेहरा लाना होगा और उसके सारे रिश्ते नाते उनके साथ सब तोड़ने होंगे। आपको उनका फेट बदलना होगा। इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तभी वहां एक रोशनी चमकती है। उस रोशनी के प्रकाश से अवी की आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, वह अपने आप को गाड़ी में पाती है। उसे कोई आवाज दे रहा था, मैम, मैम। अवी उस तरफ देखती है। उसे ड्राइवर दिखाई देता है जो उससे कह रहा था, मैम, हम पहुंच गए। अवी याद करती है कि यह तो वही दिन था जब उसके पेरेंट्स उसे अनाथालय से सिंघानिया फैमिली में लेकर आए थे, यानी अपने घर। तभी 43 साल की एक औरत गाड़ी का दरवाजा खोलती है। वह अवी से कहती है, अवी, हम घर पहुंच गए। वह उसे गाड़ी से उतारती है। अवी नानुकुर करते हुए गाड़ी से उतर जाती है। यह औरत अवी की मॉम थी, रागिनी सिंघानिया। वहीं कार से उतरते ही एक 46 साल का आदमी अवी के पास आता है। यह अवी के डैड थे, राकेश सिंघानिया। वह अवी के पास आते हुए कहते हैं, अवी, अंदर आओ। यह तुम्हारा ही घर है। रागिनी जी और राकेश जी दोनों अवी को अंदर ले जाते हैं। वह उसे हॉल में बने सोफे पर बैठाते हैं। तभी उसकी ही उम्र की एक लड़की, जो दिखने में खूबसूरत थी पर अवी से कम, उसने ठंड में भी वन पीस ड्रेस पहन रखा था। वह मटकते हुए अपने हाथ में कॉफी का कप लेते हुए अवी के पास आ रही थी। अवी समझ जाती है कि वह क्या करने वाली है। वह अपने मन में सोचने लगती है, पिछले जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। तुम मेरे लिए कॉफी लाई थी। मुझे देने के बहाने वह सारी कॉफी तुमने जानबूझकर अपने ऊपर गिरा ली। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर गर्म कॉफी डाल दी। मैंने मॉम डैड को कितना समझाया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने तुम्हारी साइड ली। मॉम डैड के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए तुमने मॉम डैड को मुझे डांटने से भी मना कर दिया। तभी रागिनी जी और राकेश जी अपने आसपास नजरें दौड़ाते हुए मन में कहते हैं, कौन बोल रहा है? यह आवाज कहाँ से आ रही है? तभी काजल अवी के पास आती है। जैसे ही वह अवी को कॉफी देने को होती है, वह कॉफी अपने ऊपर गिरा लेती है। जोर से चिल्लाने लगती है, सिस्टर, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वहीं रागिनी जी और राकेश जी जल्दी से काजल के पास आ जाते हैं। रागिनी जी काजल के हाथ पर फूंक मारने लगती हैं। काजल रोने का नाटक करते हुए कहती है, डैड, मॉम देखो, अवी सिस्टर ने मेरे ऊपर काफी गिरा दी। वही अवी कहती है, आई एम सॉरी काजल सिस्टर, मैंने आपके ऊपर काफी जानबूझकर नहीं गिराई। अवी रागिनी जी और राकेश जी की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड, शायद काजल को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। लगता है मुझे अनाथालय वापस चले जाना चाहिए। रागिनी जी और राकेश जी अवी की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। दोनों काजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, काजल, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अवी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? रागिनी जी, हाँ बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखो, अवी तुमसे माफी भी मांग रही है। उसे माफ कर दो। अवी अपने मन में, काजल सिस्टर, यह ट्रिक तुमने पिछली लाइफ में भी मुझ पर इस्तेमाल की थी। वही रागिनी जी और राकेश जी को फिर से आवाज सुनाई देती है। वे इस बार अवी की तरफ देखने लगते हैं। वही अवी अपने मन में, नाउ आई गिव इट बैक टू यू। मैं अपनी नई लाइफ में अपने साथ कुछ नहीं होने दूंगी। रागिनी जी अपने मन में, अवी तो शांत खड़ी है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा।
पर यह अभी की आवाज है। वही राकेश जी अपने मन में, पिछली लाइफ, नई लाइफ। ऐसा लगता है अभी काजल से काफी नफरत करती है। तभी रागनी जी और राकेश जी का ध्यान काजल की आवाज पर चला जाता है। काजल, डैड, मुझे दर्द हो रहा है। क्या यहाँ जलने का निशान रह जाएगा? रागनी जी, राकेश, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। देखो, काजल का हाथ जलने की वजह से लाल पड़ गया। अगर इसकी बॉडी पर निशान रह गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यह एक बड़ी स्टार है, इसके शरीर पर एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। राकेश जी, ओके, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वह जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएगा। राकेश जी और रागनी जी काजल को उसके रूम में ले जाने लगते हैं। वही अभी मन में कहती है, मेरे भोले मॉम डैड, आप दोनों काजल की सारी बातों पर विश्वास कर लेते हो, जो भी वह आपसे कहती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, उसने आप दोनों को बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने पर मजबूर किया। रागनी जी पीछे मुड़कर अवी की तरफ देखते हुए मन में सोचती हैं, काजल समझदार और आज्ञाकारी है। वह हमसे बहुत प्यार करती है। वह हमें कैसे मार सकती है? यह इम्पॉसिबल है। राकेश जी, अवी की तरफ देखते हुए, हमने 18 साल तक काजल को पाला है। हमसे बेहतर कौन जानता है काजल कैसी है? वह हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। रागनी जी और राकेश जी दोनों समझ गए थे कि वे बातें अवी के मन की बातें हैं, जो वे सुन पा रहे थे। काजल उन दोनों को आवाज देती है, मॉम डैड, आप रुक क्यों गए? प्लीज चलिए। रागनी जी और राकेश जी, हाँ हाँ, वे दोनों काजल के साथ उसके रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों काजल को रूम में छोड़कर नीचे आ जाते हैं। अभी हॉल में बैठी ही उनका इंतजार कर रही थी। अभी जैसे ही रागनी जी को देखती है, वह उनसे पूछती है, मेरा रूम कौन सा है? अभी जानती थी कि उसके लिए कोई रूम रेडी नहीं किया गया, पर फिर भी वह उनसे पूछती है। रागनी जी, प्रिंसेस, अपनी मॉम को माफ करना। वह आपका रूम रेडी करवाना भूल गई। मैं अभी मीना आंटी से तुम्हारे लिए रूम रेडी करने के लिए कह देती हूँ। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए काजल आती है। वह नीचे फिर अपने मॉम डैड को बुलाने आई थी, जो उसे कमरे में छोड़कर नीचे अवी के पास आ गए थे। वह बिल्कुल भी रागनी जी और राकेश जी को अवी के पास नहीं जाने देना चाहती थी। अगर वे अवी के साथ समय बिताने लगे, तो रागनी जी और राकेश जी उसे भूल जाएंगे। तभी उसने रागनी जी और अवी की बातें सुन ली थी। अब आगे क्या करेगी काजल? और कैसे अवी लाएगी काजल का असली चेहरा सबके सामने? जानने के लिए पढ़ें मेरी यह नोबेल रिबॉर्न लाइफ ऑफ ए गर्ल। CH2 काजल ने लगाया अवी पर चोरी का इल्जाम। अब तक। रागनी जी, प्रिंसेस, अपनी मॉम को माफ करना, वह आपका रूम रेडी करवाना भूल गई। मैं अभी मीना आंटी से तुम्हारे लिए रूम रेडी करने के लिए कह देती हूँ। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए काजल आती है। वह नीचे फिर अपने मॉम डैड को बुलाने आई थी, जो उसे कमरे में छोड़कर नीचे अवी के पास आ गए थे। वह बिल्कुल भी रागनी जी और राकेश जी को अवी के पास नहीं जाने देना चाहती थी। अगर वह अवी के साथ टाइम स्पेंड करने लगे तो रागनी जी और राकेश जी उसे भूल जाएंगे। तभी उसने रागनी जी की और अवी की बातें सुन ली थी। अब आगे। काजल नीचे आती है। मासूम सा चेहरा बनाकर रागनी जी की बाहें पकड़ते हुए कहती है, मॉम, क्यों न आज अवी मेरे साथ मेरे रूम में सो जाए? इसी कारण मैं अपनी बहन के साथ टाइम बिता सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। जैसे ही अवी काजल की बात सुनती है, वह समझ जाती है काजल क्या करना चाहती है। वह जल्दी से मना करते हुए कहती है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे कमरे में। अवी के मना करते ही रागनी जी, राकेश जी और काजल अवी की तरफ देखने लगते हैं। काजल उदास सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मॉम डैड, क्या मैंने कुछ गलत किया है?
अभी खुश नहीं है मेरे से। अभी नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मुझे बस अपना एक कमरा चाहिए। अभी रागनी जी और राकेश जी की तरफ देखते हुए, क्या मुझे इतने बड़े घर में अपना एक रूम नहीं मिल सकता? रागनी जी मुस्कराते हुए, क्यों नहीं? राकेश जी, अभी ये तुम्हारा ही घर है, जो कमरा तुम्हें पसंद आए तुम उसे ले सकती हो। रागनी जी, चलो मैं तुम्हें रूम्स दिखाती हूँ, जो तुम्हें पसंद आए उसे तुम ले सकती हो। रागनी जी अवी को रूम दिखाने ले जाती है। वही राकेश जी और काजल उन्हें जाता हुए देख रहे थे। काजल उदास चेहरा बनाते हुए, डैड, मैंने कुछ गलत किया है क्या? अवी को देखकर ऐसा लगता है वह मुझे पसंद नहीं करती। राकेश जी उसे समझाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है काजल, तुम ज्यादा सोच रही हो। अवी तो तुमसे पहली बार मिली है, वह तुम्हें नापसंद कैसे कर सकती है? अवी जो जाते हुए काजल और राकेश जी की बातें सुन रही थी, वह उन्हें देखते हुए मन में कहती है, ऑफ कोर्स मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वही राकेश जी और रागनी जी जैसे ही फिर से अवी की मन की आवाज सुनाई देती, वह अवी की तरफ देखने लग जाते हैं। अवी अपने मन में, मेरी पिछली लाइफ में जब मैं काजल के असली रूप से अनजान थी, उसकी बात मानकर उसके रूम में चली गई थी। इसने चुपके से अपनी डायमंड ब्रेसलेट मेरे बैग में डाल दिया था और मुझ पर अपना डायमंड ब्रेसलेट चोरी करने का इल्जाम लगा दिया था। मॉम डैड ने भी इसकी बातों का विश्वास कर लिया था और मुझे एक अंधेरे कमरे में रहने की सजा दी थी। और इसने उस रूम में भी जंगली चूहे छोड़ दिए थे, जिससे मुझे छोटे छोटे चूहे से भी डर लगने लगा। उन चूहे ने मुझे काटा भी था। अवी उस सीन को याद करने लगती है जब उसे रूम में बंद किया था। वह बार बार किसी को अपनी हेल्प के लिए बोला रही थी, पर उसकी कोई सुन नहीं रहा था। वही उसके पैरों को वह जंगली चूहे काट रहे थे। वह रूम में रखी अलमीरा में छुप गई। कुछ समय बाद वह बेहोश भी हो गई थी। अवी अपनी सोच से बाहर आते हुए काजल को देखते हुए अपने मन में कहती है, अब मैं कभी दोबारा तुम्हारी इन बाहियात ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली, और न मैं उस दर्दनाक तकलीफ को और सहने वाली। ये सोचते हुए उसकी आंखों में कुछ आंसू थे। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वह पीछे पलटकर देखती है। उसकी मॉम उसे देखकर प्यारी सी मुस्कान और प्यार भरी आंखों से देख रही थी। रागनी जी उसे चलने के लिए कहती है। वह उसे कई कमरे दिखाती है। उसे एक लास्ट का रूम सबसे ज्यादा पसंद आता है। पूरे रूम में सूरज की रोशनी फैली हुई थी। बालकनी से काफी अच्छा व्यू दिख रहा था। रूम भी काफी सुंदर था। रागनी जी उस रूम को मेड से साफ करने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में रूम भी साफ हो जाता है। रागनी जी उसे रेस्ट करने के लिए कहकर रूम से चली जाती है। अवी के रूम से बाहर आकर वह अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती है, अवी काजल के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? क्या मैंने अवी को वापस घर लाकर सही किया? कहीं मैं अवी को वापस घर लाकर कुछ गलत तो नहीं किया? फिर वह सोचते सोचते राकेश जी के पास चली जाती है। वही थोड़ी देर में डॉक्टर भी काजल के हाथ को चेक करके चला गया था। काजल इस वक्त अपने रूम में थी। डॉक्टर ने काजल को हाथ बिताने से मना किया था। वही काजल बाथरूम में जाकर अपने हाथ को ठंडे पानी के नीचे कर बाघो रही थी। उसे बहुत तकलीफ भी हो रही थी। वह इस वक्त अपने रूम में थी। वह बाथरूम का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं मॉम डैड को कभी तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगी। वह बस मेरे मॉम डैड है। यहाँ की एक लौती प्रिंसेस मैं थी, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। तुम्हें मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। मॉम डैड के सामने तुमको इतनी बदनाम करूंगी कि वह तुम्हारी शक्ल और नाम से भी नफरत करेंगे। आज जितनी तकलीफ मुझे हो रही है उससे कई गुना तकलीफ मैं तुम्हें दूंगी। काजल बाथरूम से निकलकर रूम में जाती है। अपने हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करती है।
फिर अपनी अलमीरा से डायमंड ब्रेसलेट निकालती है। उसे देखकर शैतान मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। डायमंड ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। ये सिर्फ मेरी फैमिली है, तुम्हारी नहीं। वह अभी के रूम की तरफ चली जाती है। अभी के रूम का दरवाजा खटखटाते हैं। अभी दरवाजा खोलती है। काजल अभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या हम तुम्हारे रूम में बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं? अभी काजल को देखकर मुस्कुरा देती है। फिर वह मन में कहती है, तुम अभी भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती है, पर मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। वह मुस्कुराते उससे कहती है, क्यों नहीं, अंदर आओ। दोनों रूम में चले जाते हैं। काजल उसके बेड पर जाकर बैठ जाती है। वह पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ा रही थी। काजल अभी को देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। जो आज मेरा है उस पर तुम्हारा हक था, पर ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। नहीं, मैं तुम्हारा हक लेना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। काजल ये सब मासूम चेहरा बनाकर कह रही थी। कोई और होता तो उसकी बातों में आ जाता, पर ये अभी थी। अभी अपने मन में पिछली लाइफ में भी तुमने मुझसे ये सब कहा था, जो मैंने सच मान लिया। मैंने तुमको अच्छा समझ लिया, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। पर अब और नहीं, मैं तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगी। अभी सोच से बाहर आते हुए कहती है, तुमको बस ये बात करनी थी। काजल बेड से खड़ी होकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए, तुम मॉम डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हो। इस सब पर तुम्हारा हक है, पर मैं इस घर में 18 साल से हूँ। मॉम डैड का मेरे साथ बहुत स्ट्रिंग बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वह टूट जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अभी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके कठोर आवाज में उससे कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ कहो। काजल, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी रियल सिस्टर की तरह एक्सेप्ट कर लो। हम एक ही फैमिली है। मेरे साथ तुम्हारा ऐसा बर्ताव देखकर मॉम, डैड और भाइयों को बुरा लगेगा। फिर वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ब्लेम मत करना। अभी, ओ तो तुम मुझे अपनी पावर दिखा रही हो। तुम मुझे धमकी दे रही हो। अभी कठोर आवाज में, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू कैन गो नाउ। काजल फेक स्माइल देते हुए, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। गुड नाइट। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अभी बेड पर रखे पिल्लो को हटाती है। जैसे वह पिल्लो को हटाती है, उसे काजल का डायमंड ब्रेसलेट दिख जाता है। वह ब्रेसलेट को देख मुस्कुराने लगती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुम और तुम्हारी ये घटिया ट्रिक्स। इस ब्रेसलेट को मुझे इसकी असली जगह दिखानी होगी। वह ब्रेसलेट को अपने रूम की खिड़की से बाहर फेंक देती है। बेड पर आराम से फैलकर सो जाती है। सुबह के समय काजल की आवाज पूरे सिंघानिया बिला में गूंज रही थी। काजल चिल्ला चिल्लाकर शोर मचा रही थी, मॉम, डैड, हमारे घर में कोई चोर घुस गया है। वह जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। रागनी जी और राकेश जी उसके पास आते हैं। रागनी जी उससे पूछती है, क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? काजल रागनी जी के हाथ पकड़ते हुए कहती है, मोम, आपने जो डायमंड ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट किया था वह चोरी हो गया है। रागनी जी, बेटा अपने रूम में देखो, वही होगा। राकेश जी, हाँ बेटा, अपने रूम में ही ध्यान से चेक करो। सिंघानिया बिला के सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कोई चोर घुस ही नहीं सकता। रागनी जी, और हमारे घर के सर्वेंट्स काफी वफादार है, वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वह हमारे यहाँ 20 सालों से है। काजल उदास सा चेहरा बनाते हुए कहती है, शायद उसे अभी ने चुरा लिया है।
वह यहाँ कल आई है। काजल को अभी का नाम लेते ही रागनी जी को अभी की मन की बातें याद आ जाती है। जब अभी पिछली लाइफ में काजल के रूम में गई थी तो काजल ने अपना ब्रेसलेट अभी के बैग में डाल दिया था और अभी पर चोरी का नाम लगा दिया था। रागनी जी अपने सोच से बाहर आती है। वह काजल की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा अभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। वह कल रात तक मेरे हाथ में ही था। जब मैं उसके रूम में गई, मैं उसके रूम के अलावा कहीं नहीं गई। अभी को मेरा ब्रेसलेट बहुत पसंद भी आया था। तभी पीछे से अभी की आवाज आती है, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तो क्यों न तुम मेरे और मेरे रूम तलाशी ले लो। काजल, अभी मेरे कहना का वो मतलब नहीं है, पर वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वह मुझे मॉम ने गिफ्ट किया था। अभी तो उसे ढूंढ लो। काजल अभी के रूम की तरफ चली जाती है। वही रागनी जी और राकेश जी भी काजल के पीछे अभी के रूम की तरफ चले जाते हैं। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़ें मेरी ये नॉवेल। CH3 राकेश जी और रागनी जी का गुस्सा। अब तक। तभी पीछे से अभी की आवाज आती है, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तो क्यों न तुम मेरे और मेरे रूम तलाशी ले लो। काजल, अभी मेरे कहना का वो मतलब नहीं है, पर वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वह मुझे मॉम ने गिफ्ट किया था। अभी तो उसे ढूंढ लो। काजल अभी के रूम की तरफ चली जाती है। वही रागनी जी और राकेश जी भी काजल के पीछे पीछे अभी के रूम की तरफ चले जाते हैं। अब आगे। काजल अभी के रूम में आकलन, अलमीरा, टेबल्स, बाथरूम सब जगह चेक कर रही थी। वह बेड के पास वाली टेबल के ड्रॉ में चेक करने लगती है, मतलब दिखावा कर रही थी। वह बेड के पिलो की तरफ चोरी से देखती है। उसे पता था उसने अपने ब्रेसलेट को पिलो के नीचे रखा था। वह चोरी चोरी मुस्कुराने लगती है। फिर सीरियस चेहरा बनाकर बेड के पिलो के पास जाती है। जैसे ही पिलो हटाती है वह वहां नकली छिपकली को डर जाती है। अभी उस नकली छिपकली को अपने हाथ में उठाते हुए कहती है, ये तो नकली है, तुम इसे देखकर डर गई। ये मेरी फेवरेट है। ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। मुझे उसके अलावा किसी ने कुछ गिफ्ट नहीं किया। वही रागनी जी और राकेश जी को अभी के लिए बुरा लगता है। राकेश जी थोड़े गुस्से में, काजल तुम यहाँ अपना ब्रेसलेट ढूंढने आई थी, क्या वह तुम्हें मिला। काजल सोचती है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कल रात उसे पिलो के नीचे ही रखा था। काजल अपने डैड की तरफ देखते हुए कहती है, शायद अवी ने उसे कहीं छुपा दिया हो। अवी काजल की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारे ब्रेसलेट को क्यों छुपाऊंगी। काजल भोला सा चेहरा बनाते हुए, अवी मैं जानती हूँ तुम्हें वह ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था, बट मॉम ने मेरे 20th बर्थडे पर मुझे वह गिफ्ट किया था। वह मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम चाहे मेरी सारी ज्वेलरी ले लो, बट वो डायमंड ब्रेसलेट मुझे वापस कर दो। अवी अपने मन में सोचने लगती है, वाह, ब्रेसलेट तुम्हें मेरे रूम में नहीं मिला तो तुम मासूम चेहरा बनाकर ये कह रही हो मैंने उसे कहीं छुपा दिया। सच में तुम्हारा ये भोला चेहरा देखकर कोई भी पिघल जाएगा। इसमें कोई हैरानी नहीं, पिछली जिंदगी में पूरी फैमिली तुम्हारे इसी भोले से चेहरे को देखकर तुम्हारी हर बात को सही मानती थी। वह तुम्हारे हर ट्रैप में फंस जाती थी। वही रागनी जी और राकेश जी को अभी की मन की बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। रागनी जी और राकेश जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रागनी जी थोड़े गुस्से में, काजल तुमने और कमरों को चेक भी नहीं किया, और तुम्हें क्यों लगता है वह ब्रेसलेट अभी ने ही चुराया है। तुम बिना सबूत के अभी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो। राकेश जी, काजल ध्यान से अपने रूम में ही चेक करो। काजल, पर डैड मैं श्योर हूँ वो ब्रेसलेट अभी ने ही लिया है। तभी एक मेड अंदर आती है। वह काजल से कहती है, काजल क्या ये आपका ब्रेसलेट है। रागनी जी, हाँ ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने काजल को गिफ्ट किया था।
वो मेड की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, ये तुम्हें कहाँ मिला? मेड, ये हमें काजल मैम के कपड़ों में मिला जिन्हें हम लॉन्ड्री के लिए ले जा रहे थे। काजल उस ब्रेसलेट को हाथ में लेते हुए उसे चेक करने लगती है। वह उसका ही ब्रेसलेट था, क्योंकि उस ब्रेसलेट में उसका नाम लिखा हुआ था। काजल ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है, ये मेरे कपड़े में कैसे हो सकता है? ये तो इससे आगे काजल कुछ कही उससे पहले ही अवी कहती है, ये तो मेरे रूम में होना चाहिए था। अवी उदास सा चेहरा बनाते हुए रागनी जी और राकेश जी की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम, डैड, मैं बेशक अनाथाश्रम में पली बड़ी हूँ, मैं मानती हूँ वहाँ इतनी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलती, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं चोरी करूँ। रागनी जी, अवी, मॉम, डैड को आप पर पूरा भरोसा है, आप कुछ गलत नहीं कर सकते। राकेश जी गुस्से में काजल की तरफ देखते हुए, काजल, अभी के अभी अवी से माफी मांगो। काजल, डैड। रागनी जी गुस्से में, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? तुमने अभी पर चोरी का इल्जाम लगाया है, अभी के अभी उससे माफी मांगो। अभी, इट्स ओके। मैं जानती हूँ आपने इसे 18-16 तक पाला है जब मैं आपसे दूर थी। आपने इसे बहुत प्यार दिया है। अब आप मेरी वजह से काजल पर गुस्सा मत कीजिए। मुझ पर इल्जाम लगाना आम बात है। काजल रोने का नाटक करते हुए, मैं इस पर इल्जाम नहीं लगा रही, शायद इसने ही ये ब्रेसलेट मेरी कपड़ों में डाल दिया हो। राकेश जी गुस्से में चिल्लाते हैं, बस बहुत हुआ काजल। वह ब्रेसलेट तुम्हारे ही कपड़ों में मिला, तुम कह रही हो वह इसने तुम्हारे रूम में जाकर तुम्हारे कपड़ों में इसे डाल दिया। ये तो अपने रूम से बाहर भी नहीं गई। तुम अभी के अभी अवी से माफी मांगो। काजल बिना माफी मांगे रोते हुए वहां से चली जाती है। आज तक उसे उसके मॉम डैड ने डांटना तो दूर, उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। वही रागनी जी राकेश जी की तरफ देखते हुए, राकेश, शायद हमने काजल को बिगाड़ दिया है। राकेश जी, ऐसी नहीं है, उसे थोड़ा बुरा लगा अवी का यहाँ आ जाना। तुम चिंता मत करो। अवी मन में, काश मॉम डैड मुझ पर भी उतना ही भरोसा करे जितना काजल पर करते हैं। नहीं, काजल के जितना नहीं, आधा भी काफी है। रागनी जी और राकेश जी ने अवी की मन की बातें सुन ली थी। वो अवी के पास जाते हुए कहते हैं, अवी बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मॉम डैड तुम्हारे लिए सब ले आएंगे। राकेश जी, अपने मॉम डैड को बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, हम तुम्हारे लिए वही बनवा देंगे। तुम अपने भाइयों से भी कुछ भी मांग सकती हो। अवी, थैंक्स मॉम एंड डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राकेश जी और रागनी जी एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों अवी के रूम से बाहर चले जाते हैं। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़े रीबॉर्न लाइफ ऑफ अ गर्ल। C8-4 रागनी जी और राकेश जी के सामने आया काजल का असली चेहरा। अब तक रागनी जी और राकेश जी ने अवी की मन की बातें सुन ली थी। वो अवी के पास जाते हुए कहते हैं, अवी बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मॉम डैड तुम्हारे लिए सब ले आएंगे। राकेश जी, अपने मॉम डैड को बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, हम तुम्हारे लिए वही बनवा देंगे। तुम अपने भाइयों से भी कुछ भी मांग सकती हो। अवी, थैंक्स मॉम एंड डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राकेश जी और रागनी जी एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों अवी के रूम से बाहर चले जाते हैं। अब आगे 2 घंटे बाद अवी, राकेश जी और रागनी जी हाल में सोफे पर बैठी हुई थी। रागनी जी अवी को फोन में ब्रांडेड चीजें दिखा रही थी, जैसे बैग, शूज, जैकेट्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी एक्सेट्रा। सभी चीजें काफी हाई ब्रांड की थी। रागनी जी, अवी बेटा तुमको इनमें से जो भी पसंद आए मैं वो सभी चीजें ऑर्डर कर दूंगी। वही राकेश जी, अवी मैंने सुना तुम भी एक्ट्रेस बनना चाहती हो। तुम्हारा दूसरा भाई एंटरटेनमेंट कंपनी का CEO है, मैंने उससे तुम्हें कुछ अच्छी फिल्म्स में रोल देने के लिए कहा है। अवी, डैड, मैं खुद की मेहनत से सब कुछ करना चाहती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है।
वैसे भी मैंने अभी अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट ही किया है। रागनी जी, बेटा, वह तुम्हारी भी कंपनी है। हम तुम्हें बस तुम्हारा हक दे रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें अक्षत कपूर पसंद है? मैंने तुम्हारे भाई से उसी के साथ एक मूवी अरेंज करने के लिए कहा है। तभी अभी को पीकू की आवाज आती है। पीकू, मास्टर अक्षत कपूर ही आपका सोलमेट है। आपका उसे अपना बनाना होगा। ये भी आपके मिशन में शामिल है। आपको काजल और अक्षत को एक दूसरे के करीब नहीं आने देना है। अभी अपने मन में, मैं वह आदमी नहीं चाहिए जो उस एक्टिंग की दुकान काजल को पसंद करता हो। वही राकेश जी और रागनी जी ने अभी के मन की बात सुनकर ली थी। वो दोनों अभी को ही देख रहे थे। तभी काजल भी वहां आ जाती है। उसके हाथ में कुछ ड्रेसेस थी। वह मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, सुबह जो भी हुआ वह मेरी गलती थी। मुझे तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस लाई हूं। ये बिल्कुल नई ड्रेसेस है। मैंने आज तक इनको पहना भी नहीं है। तुम इन्हें मेरी सॉरी समझकर एक्सेप्ट कर लो। राकेश जी, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, वही अच्छा बच्चा होता है। रागनी जी, अभी तुम तो अच्छी बच्ची हो, काजल को माफ कर दो। देखो, वो तुम्हारे लिए सॉरी गिफ्ट भी लाई है। तुम दोनों का फिगर भी सैम है। ये ड्रेसेस तुम्हें फिट हो जाएंगी। अभी उन ड्रेसेस को ले लेती है। तभी उसे एक ड्रेस पर दाग दिख जाता है। अभी ये ड्रेस तो तभी बीच में ही काजल बोल पड़ती है। काजल, क्या हुआ अभी? ये ड्रेस बड़े भाई ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन की थी। ये कस्टमाइज्ड कपड़े है। ये बहुत ही कीमती है। रागनी जी अभी से पूछती है, क्या हुआ अभी, क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आई तो रहने दो, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हें पसंद के ड्रेसेस डिजाइन करने के लिए कह दूंगी। अभी ऐसी बात नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं आए। ये ड्रेसेस तो काफी अच्छी है, पर ये ड्रेस तो डैमेज है और इस पर कुछ दाग भी लगे हुए हैं। काजल अभी की बात सुनकर घबरा जाती है। वह अभी से ड्रेसेस छीनने हुए कहती है, शायद मैं गलत ड्रेसेस लेकर आ गई हूँ। मैं दूसरी ड्रेसेस लाती हूँ। वह उन ड्रेसेस को लेकर वहां से भाग जाती है। वही रागनी जी और राकेश जी थोड़े ऑकवर्ड फील करते हैं। वह माहौल ठीक करने के लिए फीकी हंसी हंसते हुए कहते हैं, काजल थोड़ी से केयरलेस है। हाँ। अभी अपने मन में, काजल केयरलेस नहीं है। आप दोनों ही भोले हो। वह आपके इसी भोलेपन का फायदा उठाती है। वो कपड़े कस्टमाइज्ड नहीं, वह चीप क्वालिटी के कपड़े थे जिसे उसने मुझे देने के लिए मेड से मांगे थे। रागनी जी और राकेश जी जो अभी की मन बातें सुन रहे थे, वह दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों अपने मन में, क्या मेड के कपड़े? दोनों को गुस्सा भी आ रहा था। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था काजल ऐसा भी कर सकती है। राकेश जी, रागनी जी से काजल से कह देना वह अपने कपड़े अभी को न दे। हम अभी के लिए खुद उसकी पसंद के कपड़े ऑर्डर कर देंगे। राकेश जी, रागनी जी से, लास्ट वीक मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, उसमें से कुछ ज्वेलरी जो अभी को पसंद आए दे दो। रागनी जी, ओके। वह वहां से ज्वेलरी लेने जाने लगती है। तभी राकेश जी और रागनी जी को अभी के मन की आवाज सुनाई देती है। अभी अपने मन में सोच रही थी, ज्वेलरी काजल ने तो उन्हें पहले ही बेच दिया। वह वहां होगी नहीं, बल्कि जो भी गिफ्ट सभी भाइयों और मॉम डैड ने उसे दिए थे, उसने सब बेच देती है। उसमें तो इतनी हिम्मत है कि उसने तो सारे फंड्स और प्रॉपर्टी को अपने नाम करना शुरू भी कर दिया है। अब उसके पास बहुत पैसा जमा हो चुका है। यहाँ तक जो भी गिफ्ट्स वह आपको देती है, वह भी फेक्स ही है। जो भी कीमती चीजें उसने डैड को दिए हैं, जो उन्होंने अपने स्टडी रूम में सजा के रखे हैं, वह सभी भी फेक है।
उनकी कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं है। वही रागनी जी और राकेश जी अवी की मन की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों जल्दी से स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वही अवी उन दोनों को हड़बड़ी में जाता देख कहती है, इनको क्या हो गया, ये इतनी हड़बड़ी में क्यों गए हैं? रागनी जी, राकेश, काजल प्रॉपर्टी और फंड्स को अपने नाम कैसे कर सकती है? हम उसे 18 साल से जानते हैं, वह तो बहुत मासूम है। राकेश जी हैरान होकर, क्या तुम भी अवी के मन की बातें सुन सकती हो? रागनी जी, हाँ, मैंने वह सब सुना जो अवी मन में कह रही थी। राकेश जी, उसने फंड्स और प्रॉब्लम अपने नाम की है या नहीं हमें पहले कंफर्म करना होगा। जब तक हम अपनी आंखों से देख नहीं लेते तब तक हम अवी की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है अवी को गलत फहमी हो। दोनों पहले अपने रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही दोनों रूम का दरवाजा खोलते हैं, सामने का नजारा देख गुस्से में लाल हो जाते हैं। रागनी जी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंदर कमरे में एक मेड राकेश जी की शर्ट को पहन रखा था। वह उस शर्ट को सूंघ रही थी और शर्ट के साथ डांस करते हुए कह रही ही, हब्बी आप बहुत ज्यादा शैतान हो, मुझे काम करना है, रोमांस हम बाद में करेंगे। वही रागनी जी जल्दी से कमरे के अंदर जाती है और उसके बाद पकड़ उसको पीटना शुरू कर देती है। वह दांत पिसता हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हब्बी की शर्ट को हाथ लगाने की और मेरे हब्बी को हब्बी कहने की? तुम्हें तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हब्बी के साथ रोमांस का सपना देख रही थी, अभी मैं तुम्हारा सपना पूरा करती हूँ। वह उस मेड पर थप्पड़ बरसाए जा रही थी। वही राकेश जी तो रागनी जी का उनका ये बिहेवियर नया था। आज उन्हें उन पर और अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। वह तो बड़े प्यार से अपनी वाइफ को निहार रहे थे। तभी डोर के पास अवी ये तमाशा देख रही थी। वह भी सामने का नजारा देख मजे ले रही थी। वह अपने मन में कहती है, वाओ मॉम कितनी कूल है, और मारो मॉम इस डायन को, इसकी हिम्मत कैसे हुई डैड पर गंदी नजर डालने की। मॉम और जोर से। वही राकेश जी और रागनी जी को अवी के मन की बात सुनाई दे जाती है। वह अवी को वहां खड़ा देख चौंक जाते हैं। जैसे ही अवी अपने मॉम डैड की नजरें अपने ऊपर महसूस करती है, वह अपने दांत दिखा देती है। जल्दी से वहां से भाग जाती है। वह रागनी जी अब शांत खड़ी हो जाती है। वह चिल्लाते हुए गार्ड्स को बुलाती है। तभी 2 हट्टी कट्टे गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। रागनी जी उन गार्ड्स को ऑर्डर देती है, अभी के अभी इस औरत को घर से बाहर फेंकाओ। दोनों गार्ड्स उस मेड को वहां से ले जाते हैं। वही रागनी जी और राकेश जी लॉकर खोलते हैं। लॉकर को खोलते ही दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरा लॉकर खाली था। दोनों को बड़ा झटका लगता है। राकेश जी रागनी जी से, देखो हमारी प्यारी बेटी जिसे हमने 18 साल तक पाला, उसने सच में सारी ज्वेलरी बेच दी है। दोनों फिर स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वहां का लॉकर खोलते हैं। उस लॉकर में भी कुछ नहीं था। उन्हें दूसरा झटका लगता है। राकेश जी, उसने प्रॉपर्टी पेपर भी चुरा लिए हैं और ऑफिशियल सील भी। रागनी जी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। रागनी जी, काजल ऐसा नहीं कर सकती। राकेश जी, उसक और मेरे अलावा लॉकर का पासवर्ड कोई नहीं जानता। रागनी जी, इसका मतलब वह आज तक मासूम होने का नाटक कर रही थी। राकेश जी अपनी डेस्क से पेंटिंग्स, वॉचेस, पॉट्स जो दिखने में काफी कीमती थे उन सबको चेक करते हैं। जैसे ही वह पेंटिंग्स को टच करते हैं, उनका कलर हाथ से ही साफ हो रहा था। वह वॉचेस को भी थोड़ा घिस कर देखते हैं, उनका भी रंग उतर रहा था। राकेश जी थोड़ा गुस्से में, देखा ये सब भी फेक है। वहीं बाहर काजल अभी बाहर से आई थी। वह काफी जल्दी से स्टडी रूम की तरफ जा रही थी।
घर में एक मेड ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था सर और एमएम स्टडी रूम की तरफ हड़बड़ी में गए। शायद उन्हें कुछ शक हुआ है। वह मेड काजल की चर्चा थी। वही स्टडी रूम में रागिनी जी अपने हाथ और गले में थे ब्रेसलेट को उतारती है और उन्हें चेक करती है। उनका भी रंग हल्का सा घिसने पर उतर रहा था। रागिनी जी गुस्से में ये भी नकली है। हम उसे इतने पैसे देते हैं। वह असली गिफ्ट्स खरीद सकती थी, बट उसने फिर भी हमें फेक गिफ्ट्स दिए। वह कितनी कमीनी है। तभी बाहर से काजल चिल्लाते हुए वहां आती है। मॉम डैड। रागिनी जी और राकेश जी जल्दी से सारा सामान डेस्क में डाल देते हैं। दोनों अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं। काजल अंदर आते हुए, मॉम डैड आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ है? देखो मैं उसके लिए अपने जैसा ही डायमंड ब्रेसलेट लाई हूँ। रागिनी जी थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में, इसे तुम ही रख लो। हमारे पास बहुत पैसे हैं। तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई है जो हम अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट भी न खरीद सके। रागिनी जी ने अपनी बेटी पर ज्यादा जोर दिया था। काजल मोम आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कुछ गलत किया है क्या आप ऐसे बात कर रही है? CH5 टिट फॉर टैट। अब तक। रागिनी जी सुआई बेटा वो तुम्हारे डैड की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बस उसी वजह से परेशान हूँ। काजल क्या हुआ डैड की कंपनी में? राकेश जी हमारी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उससे हमें काफी प्रॉफिट होगा, बट 20 करोड़ की कमी हो रही है। वही काजल मन ही मन खुश होने लगती है। शायद मॉम डैड को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा, ये अच्छी बात है। वही रागिनी जी और राकेश जी काजल का रिएक्शन नोटिस कर रहे थे। रागिनी जी अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हमें 200 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 200 करोड़ सुनकर काजल की आंखें बड़ी हो जाती है। काजल डैड क्या आपको सच में पैसे की कमी हो रही है? राकेश जी हाँ बेटा, पर तुम चिंता मत करो। चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस क्यों न करनी पड़े, हम तुम्हारी पॉकेट मनी से एक भी पैसा कम नहीं करेंगे। काजल मन में इतनी छोटी सी रक्त को इतनी बड़ी रक्त से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। चाहे जो हो जाए मुझे इनकी हेल्प करनी होगी ताकि मैं कुछ पैसों के बदले ज्यादा पैसे ले सकूं। काजल राकेश जी से डैड आप चिंता मत करो, मैं आपको 20 करोड़ दे दूंगी। आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। फॉगनी जी बेटा तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? काजल मॉम मैं अपनी सारी ज्वेलरी बैग्स और कपड़े बेच दूंगी, उनसे सारे पैसे 80 तो मिल ही जाएंगे। मैं आपको 80 करोड़ दे दूंगी। राकेश जी सच में क्या तुम्हारी चीजें बेचकर इतना पैसा मिल जाएगा? काजल ऑफ कोर्स डैड, मेरे पास बहुत कीमती चीजें हैं। वह जल्दी से जाती है। वही रागिनी जी और राकेश जी एक दूसरे को देख मुस्कराने लगते हैं। थोड़ी देर में काजल वापस स्टडी रूम में आ जाती है। वह अपना क्रेडिट कार्ड राकेश जी को पकड़ते हुए कहती है, डैड इस कार्ड में 80 करोड़ है। राकेश जी काजल से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। वह उससे कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी कितनी समझदार है, मैं तुम्हें इसके बदले एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। वह उसके सामने एक फाइल कर देते हैं। काजल उस फाइल को देखते हुए राकेश जी से पूछती है, डैड ये क्या है? राकेश जी बेटा कंपनी के कुछ शेयर्स और प्रॉपर्टी का 30% तुम्हें दे रहा हूँ। वह कंपनी के धरेस और प्रॉपर्टी का 30% सुनकर काजल इतना खुश हो जाती है, वह बिना पढ़े उन पेपर्स पर साइन कर देती है। काजल को उन पेपर्स पर साइन करता देख रागिनी जी और राकेश जी खुश हो जाते हैं। काजल साइन करने के बाद खुश होकर थैंक यू डैड। वही राकेश जी और रागिनी जी भी मुस्करा देते हैं। काजल मॉम डैड मैं अपने कमरे में जाती हूँ। काजल वहां से चली जाती है। उसके जाते ही राकेश जी और रागिनी जी के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है। वह फाइल पर काजल के साइन देख मुस्कराने लगते हैं।
ये पेपर्स काजल से सारे फंड्स और प्रॉपर्टी वापस लेने के पेपर्स से, जो राकेश जी ने अपने असिस्टेंट से कहकर बनाए थे। जो फंड्स और प्रॉपर्टी काजल ने धोखे से अपने नाम की थी वह आज राकेश जी ने वापस ले लिए थे। सिंघानिया फैमिली इंडिया की टॉप 3 कंपनी थी। भला उनको पैसों की कमी कैसे हो सकती है? 200 करोड़ तो सिंघानिया कंपनी कुछ घंटों में ही कमा लेती है। भला उन्हें पैसों की कमी कैसे पूरी हो सकती है? काजल सच में पागलपन थी, जो वह इतना भी नहीं समझ पाई। ये सब तो बस उससे सब कुछ वापस लेने का बहाना था। वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट। कुछ समय बाद हाल में मेड्स काफी तरफ की ज्वेलरी, बैग्स, शूज, ड्रेसेस एंड मेकअप का सामान लेकर खड़ी थी। अभी तो उन्हें ललचाई नजर से देख रही थी। वह सब अभी को काफी पसंद आया। राकेश जी और रागनी जी तो अभी का खुश देख खुश थे। तभी अभी उदास हो जाती है। वही राकेश जी और रागनी जी अभी के अचानक उदास होने से कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। वही अभी अपने मन में, ये सब शायद काजल के लिए है। रागनी जी और राकेश जी ने उसके मन की बात सुनकर ली। वह उसके उदास होने का कारण भी समझ गए। रागनी जी अभी के पास आती है, उससे कहती है, अभी ये सब तुम्हारा ही है, काजल का कुछ भी नहीं है। अभी ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी अभी मन में 1 मिनट मॉम डैड का बिहेवियर कुछ बदला बदला लग रहा है। तभी पीकू की आवाज आती है, मास्टर आपके मॉम डैड के सामने काजल का असली चेहरा आ गया है। उन्होंने सारे फंड्स और प्रॉपर्टी या तक पैसे भी ले लिए हैं। आपको आपकी लाइफ जीने का 2 साल बढ़ा दिया गया है, यानी आप 2 साल ज्यादा जिंदा रह सकती है। अगर आपने सारे मिशन कंप्लीट कर लिए तो आप काफी लंबी लाइफ जी सकती है। तभी काजल भी वहां आ जाती है। वहां रखे सामान को देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह राकेश जी से आरती है, डैड आपकी कंपनी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपने इतना महंगी चीजें क्यों खरीदी? राकेश जी, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी। हम बस अभी के घर वापस आने के लिए वेलकम पार्टी रखना चाहते हैं। उसी के लिए हमने अभी के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं। काजल हैरान हो जाती है। वह कहती है, वेलकम पार्टी? वही रागनी जी काजल का रिएक्शन देख समझ जाती है। उसे अच्छा नहीं लगा। रागनी जी काजल से, क्यों तुम खुश नहीं हो मॉम डैड अपनी बायोलॉजिकल बेटी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करे? काजल, मॉम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। राकेश जी, काजल तुम बहुत समझदार हो। देखो जैसे ही तुम्हें पता लगा डैड की कंपनी में प्रॉब्लम हो गई, तो तुमने हमारी मदद भी की। मैं ये पार्टी इसलिए रख रहा हूँ ताकि हम पार्टी के द्वारा बड़े बड़े लोगों से जानकारी बढ़ा सके। काजल, आई नो डैड। वह वहां से और कुछ कहे चली जाती है। अब काजल आगे क्या करेगी जानने के लिए पढ़े रीबॉर्न लाइफ ऑफ अ गर्ल।